गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द मंडे मंथर सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें जो लास्ट वीक आपका रहा है 7 से लेकर 12 ऑफ जुलाई तक, उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट वर्ल्ड वाइड अकर हुए हैं, हमें घटित होते हुए नजर आए हैं, और उसी के हिसाब से हम लोगों ने एक करंट अफेयर्स का क्विज प्रिपेयर किया है जिसे हम मंडे मंत्रा जी क्विज सेशन के नाम से जानते हैं। लेट बिगिन विद द जी क्विज। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसके बारे में क्या बोलता है। तो पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। तो भाई इनमें से कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया है आपका फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को लॉन्च किया है। द करेक्ट आंसर क्या है आपका? द करेक्ट आंसर इज द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इस इंटेलिजेंस यूनिट इसने क्या किया है आपका फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को क्या किया है आपका क्या किया है आपका इशू किया है। अगर हम लोग देखें इसका एक्सप्लेनेशन तो हमें पता लगता है कि आरबीआई जो है उसने एडवाइस किया था सारे की सारे बैंक को कि वो क्या करे आपका फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को क्या करे आपका को क्या करे यूज करे, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं मोबाइल नंबर को कैटेगराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्या बोल सकते हैं अपन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया भाई आपका हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो है उसका जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसने इसको क्या किया है आपका फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को क्या किया है आपका लॉन्च किया है। इसमें हम क्लासिफाई कर रहे हैं आपका मोबाइल नंबर्स को मीडियम हाई वेरी हाई रिस्क बेस्ड ऑन द पोटेंशियल फ्रॉड लिंक। ठीक है, जिस तरह से पोटेंशियल फ्रॉड लिंक हो सकता है, कौन से नंबर्स जो है आपका मीडियम है, कौन से आपका क्या है आपका हाई है, और कौन सा वेरी हाई रिस्क या हाई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है इसको लॉन्च किया है। और लॉन्च करने वाली एजेंसी है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, डेटा कम्स हमारे पास, ये डेटा कहां से आएगा? तो हमारे पास ये तीन तरीके हैं जहां से हम लोग क्या करेंगे इन नंबर्स का क्या करेंगे डेटा कलेक्ट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ त्रिनिदाद एंड टबोगो दैट पीएम मोदी विल रिसीव। ठीक है, तो अभी हमने रिसेंट में देखा कि हमारे मोदी साहब जो हैं वो कैरिबियन कंट्रीज के विजिट पे गए हुए हैं, और वहां पर जो दो कंट्रीज हैं आपकी जिनका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबागो, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से क्या किया है आपका सम्मानित किया है। तो वो क्या है? तो आंसर है करेक्ट ऑप्शन सी, दैट इज ऑर्डर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो मोदी साहब को बेसिकली इस ऑनर से क्या किया गया है आपका सम्मानित किया गया है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको हमने 2008 में क्या किया है आपका स्टैब्लिश किया है, जो कि एग्जिस्टिंग हाईएस्ट ऑनर जिसका नाम था ट्रिनिटी क्रॉस, उसको क्या करता है आपका रिप्लेस करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which Caribbean nation is the first to adopt India's UPI system? The answer is the option C, that is Trinidad and Tobago। ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। अगर हम इसकी बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब कैरेबियन कंट्रीज की यात्रा पे गए तो जब वो कहाँ पहुंचे आपका वो इन दो कंट्रीज पहुंचे। ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया आपका कि जो 6th जनरेशन ऑफ दीज कंट्रीज है उनको ओवरसीज स्टेटस देने के लिए क्या कर दिया है आपका अनाउंस कर दिया है। उसी के साथ हमें देखने को मिला कि इन कंट्रीज ने इंडिया का जो बनाया हुआ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसे कि इंडिया की एनपीसीआई ने क्या किया था आपका डेवलप किया था, उसको भी क्या कर लिया है आपका ऑप्ट कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो आंसर क्या है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर was developed by which country? तो ऑब्वियस सी बात है, तो आंसर करेक्ट आंसर इज आंसर डी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट। और ये लाइमलाइट में क्यों है? क्योंकि वेरी सून इंडियन आर्मी जो है बहुत जल्दी ही पहला बैच जो है आपका अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर का क्या करने वाला है पाने वाला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है अपाचे गार्जियन के नाम से जानते हैं, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसे बोइंग जो नाम की कंपनी है जिसका प्लेन जो है आपका अहमदाबाद प्लेन क्रैश के अंदर इन्वॉल्व था, उसी बोइंग कंपनी जो है उसने इसे क्या किया है आपका मैन्युफैक्चर किया है। और रिसेंटली अगर हम लोग देखें इंडिया, इजिप्ट, ग्रीस, जापान इस हेलीकॉप्टर को क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो 300 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड है, जबकि 500 किलोमीटर का इसका क्या है आपका रेंज हमें देखने को मिलता है। और ये हेलीकॉप्टर जो है
एडवांस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से क्या है आपका लैस है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, what is the name of recently launched portal that provide open access to national and state level data on student performance? तो भाई उस पोर्टल का नाम बताना है जो कि हमें क्या कर रहा है, नेशनल और स्टेट लेवल पे स्टूडेंट के डेटा परफॉर्मेंस को एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। द करेक्ट आंसर इज प्रकाश, ठीक है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिससेमिनेशन पोर्टल, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इसके बारे में देखें, ठीक है, तो इसके बारे में हमें देखने को मिलता है कि भाई हम लोगों ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, किस लिए लॉन्च किया है, टू शेयर द ओपन डेटा ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, जिससे कि कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या मिलेगा, एक कॉम्पिटिटिवनेस हमें देखने को मिलेगी ऑल ओवर द एजुकेशन सिस्टम, जिससे कि हमें पता लगेगा कि भाई इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में क्या एजुकेशन स्टैंडर्ड का डिफरेंस है, इस स्टेट को एक्स स्टेट को क्या कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने इस पोर्टल को क्या किया है, आपका इनोग्रेट किया है। अगर हम बात करते हैं पराकश, इसका इसका जो फुल फॉर्म है, पराक्ष जो है आपका, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसके साथ ये काम करता है। जबकि अगर हम बात करें तो ये जो पूरा की पूरा आपका जो पोर्टल हम लोगों ने स्टैब्लिश किया है वो अंडर द एनसीईआरटी क्या किया है, आपका सेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the newly launched फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम? रिसेंट में हम लोगों ने देखा कि हमने एक फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर है आपका भाई सी फ्लड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं सी फ्लड के बारे में। तो रिसेंट में हमें देखने को मिला कि हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं, ठीक है, जिनका नाम है सी आर पाटिल साहब, उन्होंने इस क्या करते हैं, इस फ्लड फोरकास्ट सिस्टम को क्या किया है, आपका इनोग्रेट किया है, ठीक है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात है कि ये हमें 2 डे एडवांस में फ्लड का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम करंटली देखें तो महानदी, गोदावरी एंड ताप्ती रिवर बेसिन के अंदर हमने इस सी फ्लड पोर्टल को क्या कर रखा है, आपका सी फ्लड को क्या कर रखा है, आपका इनेक्ट कर रखा है, मतलब यहां पर ये काम कर रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर? तो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर या हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अगर हम इस अवार्ड की बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या है, आपका हाईएस्ट ऑनर है जो कि किसी भी प्लेयर को ग्रांट किया जाता है। पहले इस हाईएस्ट ऑनर को हम राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जानते थे। ईयर 2021 में हमने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है, जो कि दिया जाता है जो एक लिजेंडरी प्लेयर हुए हैं, जिसे हम हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आपका मेजर ध्यानचंद, ठीक है, उनके नाम पर ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है या ग्रांट किया जाता है। नेक्स्ट, वेयर वॉज भारत फोरकास्ट सिस्टम डेवलप? तो भारत फोरकास्ट सिस्टम जो है उसे कहां, किस एजेंसी ने डेवलप किया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM पुणे। इसने क्या किया है, आपका इसको डेवलप किया है, किसका, भारत फोरकास्ट सिस्टम को। अगर हम इसको देखते हैं तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो वेरी सून, बहुत जल्दी ही भारत फोरकास्ट सिस्टम को यूज करना चालू करेगा। ये एक इंप्रूव्ड इंडिजीनियस सिस्टम है जिसे कि इंडिया में ही हमने डेवलप किया है। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो इसका जो रिजोल्यूशन है वो 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन तक ये ऑफर कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ही ये बेटर प्रिडिक्शन, ठीक है, स्मॉल स्केल ऑपरेशंस को भी अच्छे से यूज करता है। दैट इज व्हाई हम इसको क्या कर रहे हैं, एडवांस फोरकास्ट इंडिजीनियस सिस्टम की तरह यूज करने वाले हैं। और इसे डेवलप करने वाली जो एजेंसी है वो है आपकी IITM पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cabinet approved National Sports Policy 2025 to transform India into a global sporting power. How many key pillars are the part of NSP 2025 framework? तो भाई कितने फ्रेमवर्क हैं इसमें? टोटल 5 फ्रेमवर्क है इस न्यू
स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया को एक मेजर स्पोर्टिंग कंट्री क्या करेगा, आपका बनाने का काम करेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। तो जो 5 की पिलर जो है जिसके ऊपर हमने इस पूरी की पूरी पॉलिसी को बिल्ट किया है, उनमें से पहला पिलर है क्या, एक्सीलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, इंप्रूविंग इंडिया परफॉर्मेंस एट इंटरनेशनल competition. Second one is sport for economics development, creating job and industries linked sports. Third one, sports for the social development, promoting inclusion, health and community building. Fourth one, sport as a people's movement, encouraging mass participation and fitness culture. And the last one, integration with national education policy. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है वो किया है कि हमने जो एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 है, जिसे हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, इसके साथ हमने करिकुला के अंदर स्पोर्ट्स को भी क्या किया है, आपका ऐड करने का काम किया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी जो आपका नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, इसको एम कर रही है वो ओलंपिक गेम 2036 को एम करके हमने क्या किया है, फॉर्म किया है, जिससे कि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अच्छा क्या हो, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन एक बेंचमार्क स्केल तक अपग्रेड करे इस ओलंपिक गेम्स के अंदर, और इंडियन प्लेयर्स क्या करें, नंबर ऑफ मेडल्स क्या करें, हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स क्या करें, ग्रैब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, माउंट एलब्रूस स्केल्ड बाय तेगबीर सिंह इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो बेसिकली माउंट एलब्रूस जो है आपका रशिया के अंदर लोकेटेड है। अब बात करते हैं इस माउंटेन के बारे में, एलब्रूस माउंटेन के बारे में। तो बेसिकली हम बात करते हैं ये रशिया की क्या है, हाईएस्ट पीक है, जबकि 10th प्रोमिनेंट पीक है आपका कहाँ की, आपका यूरोप की। अगर हम बात करते हैं जिस बच्चे ने इसको स्केल किया है एलब्रूस को, उनका नाम है आपका तेगबीर सिंह। ठीक है, इनका जो एज है वो है 6 ईयर 9 मंथ एंड 4 डे, और इन्होंने इस छोटी सी एज में नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्या कर रखे हैं, सेट कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच मिनिस्ट्री इज लॉन्चिंग द रिक्लेम फ्रेमवर्क। तो किस मिनिस्ट्री ने रिक्लेम फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो रिक्लेम के बारे में अगर बात किया जाए तो रिक्लेम बेसिकली एक कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने क्या किया है, आपका स्टार्ट किया है। अगर हम इसकी बात करें तो इस पूरे के पूरे रिक्लेम फ्रेमवर्क के अंदर हम 3 पॉइंट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। पहला है जेंडर इंक्लूसिविटी, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वल्नरेबल्स, और तीसरा है अलाइनमेंट विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं इन तीनों ऑब्जेक्टिव के साथ जेंडर इंक्लूसिविटी, वल्नरेबल सेक्शन का को इंक्लूड करना, उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना, एंड थर्ड वन पंचायती राज सिस्टम के थ्रू हम लोग जब इसको काम करेंगे तो कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, Indian Navy induct Dash Udaygiri and commissioned INS Tamal to strengthen maritime command। तो भाई डैश के अंदर क्या आना चाहिए? तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्टील फ्रिगेट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो उदयगिरी जो है आपका इंडिजीनियस स्टील फ्रिगेट है, ठीक है, जिसे कि हम लोगों ने क्या किया है, इंडक्ट किया है इंडियन नेवी के अंदर। इसके अलावा इंडियन नेवी जो है उसने 2 शिप जो है अपने फ्लीट में और ऐड किए हैं, ठीक है, स्टील फ्रिगेट उदयगिरी और आईएनएस तमाल को। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? स्टील फ्रिगेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन बोल रहा है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 हैज बीन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट NSP 2025 replaces the earlier national sports policy introduced in which year। तो जब हम लोगों ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को क्या किया, इनेक्ट किया, पार्लियामेंट ने जब उसे पास किया तो उसने ऑलरेडी किस एग्जिस्टिंग पॉलिसी को रिप्लेस किया? तो वो जो पॉलिसी थी वो था नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ 2001। तो ऑप्शन का क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो ऑलरेडी 2001 की जो पॉलिसी थी उसे रिप्लेस करके हम लोग क्या लाए हैं, एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी लाए हैं जो कि मेजर 5 पिलर्स के ऊपर बेस्ड होगी, जो कि जिसका की मेजर ऑब्जेक्टिव है ओलंपिक गेम में अच्छा परफॉर्मेंस अचीव करना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स व्हाट वाज इंडियाज रैंक। तो हुरून
हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड रैंक इंडिया ने अचीव किया है। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इंडिया के अंदर टोटल यूनिकॉर्न जो है वो 64 है, जबकि अगर हम बात करें, और ये मेजरली कहां पर लोकेटेड है यूनिकॉर्न कंपनीज, बेंगलुरु और मुंबई के अंदर लोकेटेड है, और बेंगलुरु को तो हम सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लीडिंग यूनिकॉर्न की बात करें तो बाइजूस जो है उसका 8.2 बिलियन डॉलर का वैल्यू है, ओयो जो है उसका 8 बिलियन डॉलर का वैल्यू है, जबकि स्विगी जो है वो 7.5 बिलियन के साथ इस यूनिकॉर्न के अंदर इस 64 यूनिकॉर्न की लिस्ट में शामिल है। Next question. GST Day marked the nationwide rollout of the Goods and Service Tax on 1st of July 2017. Which of the following is not one of the GST slab? तो भाई हमने देखा अभी रिसेंटली ही जीएसटी ने 2017 में से अपन ने इनेक्ट किया था, और उसके साथ साथ अगर हम 2024 में हैं तो हम लोग देखते हैं तो 7 साल 8 साल इसने अपने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। जब जीएसटी ने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया तो यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जीएसटी में जो टैक्स स्लैब डिस्क्राइब किए गए हैं जिनके ऊपर हम गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स इंपोज करते हैं, इनमें से कौन सा वो टैक्स स्लैब नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका भाई? 15% का टैक्स स्लैब जीएसटी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। जीएसटी के अंदर जो मेनली टैक्स स्लैब देखने को मिलते हैं वो 0, 5, 12, 18 और 28 है, ठीक है। इन टैक्स स्लैब के हिसाब से हमने कमोडिटीज को क्या किया है? बाइफरकेट किया है। अगर जीएसटी की और बात करते हैं तो जीएसटी को हमने 2017 के अंदर क्या किया है? आपका इनेक्ट किया है, और इसके लिए हमने 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 2016 में, और इसी के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है? एक जीएसटी काउंसिल नाम का क्या किया था? आपका स्ट्रक्चर तैयार किया था, जो कि कहीं ना कहीं जीएसटी रिलेटेड इश्यूज को क्या करेगा? रिजॉल्व करेगा। नेक्स्ट, which state is the first to launch e-voting via mobile app in a municipal election? तो अभी हमने रिसेंटली देखा, ये क्वेश्चन हमें पहले भी रिपीट हो चुका है। द करेक्ट आंसर इज बिहार, ठीक है। बिहार वो स्टेट है जिसने क्या किया है? आपका बिहार इंडिया का वो पहला स्टेट बना जिसने क्या इंट्रोड्यूस किया है? ई वोटिंग वाया मोबाइल ऐप क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। कहां पर? म्युनिसिपल इलेक्शन एंड बाइपोल इलेक्शन के अंदर, जिसके अंदर 6 नगर पंचायत और 36 म्युनिसिपल बॉडीज क्या है? आपका इंक्लूडेड है। और बेसिकली ये जो पूरा की पूरा ई बेस्ड पोर्टल, ई बेस्ड मोबाइल ऐप वोटिंग सिस्टम है, ये किन लोगों के लिए अवेलेबल है? सीनियर सिटीजन, डिसेबल्ड इंडिविजुअल एंड प्रेग्नेंट वुमन के लिए क्या है? आपका अवेलेबल फैसिलिटी है, जो कि पोलिंग बूथ तक इसीलिए नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको पोलिंग बूथ तक पहुंचने में दिक्कत होती है। उसके इस ऑब्जेक्टिव के साथ बिहार ने अपने म्युनिसिपल इलेक्शन के अंदर ई वोटिंग वाया द मोबाइल ऐप स्टार्ट करने का काम किया है। वो पहला स्टेट बना जिसने ये काम किया है। नेक्स्ट, what is the name of new maritime initiative evolving Quad nations coast guards? ठीक है। the correct answer is Quad at Sea Ship Observer Mission, ठीक है। तो ये एक नया इनिशिएटिव है जो कि क्वाड कोस्ट गार्ड ने क्या किया है? आपका स्टार्ट किया है। अगर क्वाड की बात करते हैं हम लोग, तो क्वाड बेसिकली 4 नेशन का ग्रुप है, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का, जो कि मेनली चाइना का एक अल्टरनेटिव ग्रुप है, जो कि इंडियन ओशियन रीजन के ऊपर क्या कर रहा है? अपना डोमिनेंस क्रिएट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट, 18th, जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जीएसटी काउंसिल इनमें से कौन चेयर करता है? ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द गवर्नर ऑफ आरबीआई। इट इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जीएसटी काउंसिल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे हमने 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने क्या किया है? आर्टिकल 279A को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल को रखा है। और ये सारे के सारे जो डिसीजंस होते हैं रिलेटेड टू द जीएसटी टैक्स स्लैब, गुड्स एंड सर्विसेज को किस टैक्स में रखना है, क्या रिफॉर्म करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारे डिसीजन कौन लेने का काम करता है? आपका यही जीएसटी काउंसिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डाउटफुल असेट इन एनपीए क्लासिफिकेशन? तो बेसिकली एनपीए जो होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ये एक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। इसमें
अगर हम लोग देखें तो एनपीए जो है उसमें डाउटफुल असेट क्या होता है? तो भाई डाउटफुल असेट एनपीए फॉर लेस देन 9 months, एनपीए फॉर मोर देन 12 months, असेट कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल एंड असेट ओवरड्यू फॉर 30 days। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जो आपका जो एनपीए होता है जो मोर देन 12 months का होता है वो क्या कहलाता है? आपका आपका डाउटफुल असेट कहलाता है। अगर हम एनपीए को क्लासिफाई करते हैं ना, तो एनपीए को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अगर वो 12 मंथ से कम है, एनपीए 12 मंथ से कम है, लेस है ना, तो इसे हम रखते हैं सब स्टैंडर्ड असेट के अंदर, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि 12 मंथ से ज्यादा है, तो इसे हम रखते हैं आपका किसमें? डाउटफुल असेट के अंदर। और तीसरा, अगर ये क्या है? नॉन रिकवरेबल है, तो इसे हम बोलते हैं लॉस असेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप? तो भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ये क्या करने वाली हैं? इस पूरे के पूरे इवेंट को होस्ट करने वाली हैं 2026 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, which organization has developed the Sachet system to send real-time disaster alert across India? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने सचेत सिस्टम को क्या किया है? डेवलप किया है, जो कि रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट इंडिया, पूरे इंडिया में भेज सकता है। तो इट इज डेवलप्ड बाय सी डॉट जो है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स, इसने डेवलप किया है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी जो है, उसने अपने उसने इम्प्रूव करने के लिए मोबाइल डिजास्टर अलर्ट सिस्टम को क्या किया है आपका क्या बोलते हैं, इनिशिएट किया है, जिसका नाम रखा गया है साचेत, ठीक है। इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी हैज ऑपरेशनलाइज्ड द इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम सचेत डेवलप्ड बाय सीडेक, ठीक है। सीडेक ने इसे क्या किया है? आपका डेवलप किया है। Next, President Draupadi Murmu to lead MSME Day 2025 celebration in New Delhi. When is World MSME Day celebrated? तो भाई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई। तो एमएसएमई बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इट इज बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। गांधी जी बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करने की जरूरत है, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ठीक है, एक अल्टरनेटिव वे ऑफ डेवलपमेंट क्रिएट होगा। तो इस हिसाब से हम एमएसएमई डे सेलिब्रेट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ल्ड एमएसएमई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 27 जून, ठीक है। इसे इनॉग्रेट किसने किया था? हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू मैम, उन्होंने इसे क्या किया है? आपका इनॉग्रेट किया है। अगर इस एमएसएमई डे की थीम की बात करें तो इसका थीम है आपका इनहेंसिंग द रोल ऑफ एमएसएमई एज ए ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन, कि हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, एमएसएमई का रोल इनहेंस कर सकते हैं, जो कि ड्राइव करे सस्टेनेबल ग्रोथ और इनोवेशन को, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने 27 जून को क्या किया है? आपका एमएसएमई डे सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज रिसीविंग 10 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फ्रॉम इंडिया? तो भाई किस कंट्री को हमने 10 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दिए हैं? तो वो है आपका मोजाम्बिक। वो वाज अ नेशन जिसको हमने 10 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोवाइड किए हैं। अगर हम बात करें इन 10 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में, तो इसे बनाने का काम करेगा आपका बनारस लोकोमोटिव वर्क, ठीक है। और इसके अंदर कुछ फैसिलिटीज होगी, जैसे कैबिन के ड्राइवर कैबिन के अंदर कुछ फैसिलिटीज होगी, जैसे क्या, एस्थेटिक कैब डिजाइन, टॉयलेट फैसिलिटी और रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इनके साथ लैस ये 10 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मोजाम्बिक को दिए जाएंगे इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, the National Statistic Commission was established on the basis of the recommendation of which one of the following commission or committee? अगर हम देखते हैं तो हमने नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है उसे स्टैब्लिश किया है 2006 के लगभग, ठीक है। और इसे हमने किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया है स्टैब्लिश? तो इसे हमने स्टैब्लिश किया है रंगराजन कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर। अब अगर हम लोग उसका क्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि 1 जून 2005 के दिन हमने नेशनल, मैं आपको गलत बोला, 6 of 2006, हमने क्या किया है? नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन को स्टैब्लिश किया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
रंगराजन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिजोल्यूशन के थ्रू 1 जून 2005 के दिन इस नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन को सेटअप किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बेसिकली बात ये आती है कि हमारे पास जब स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करने के लिए इतने सारे एजेंसीज थे, तो हमें इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, होता क्या था कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग डेटा को रिवील करते हैं। जब वो अलग अलग डेटा को रिवील करते हैं तो उन डेटा के बीच में हमें बहुत सारा गैप देखने को मिलता है, बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने बोला कि हम नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन लेके आएंगे, जो कि स्क्रूटनिंग ऑफ डेटा लेके आएगा और एक हमें कॉन्क्रीट डेटा प्रोवाइड करेगा, जिसके बिहाफ पे हम नेशनल प्लानिंग को क्या कर सकते हैं, प्रिसाइसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव के साथ 2005 के अंदर हम लोग क्या लेके आते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को लेके आते हैं। नेक्स्ट, which country has became the 21st member to adopt euro as a official currency? वो कौन सा कंट्री है? वो है आपका बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया वॉज अ कंट्री जिसने क्या किया है, यूरो जोन का 21st कंट्री बना और उसने अपनी क्या बोल सकते हैं, यूरो को अपना करेंसी अडॉप्ट किया। नेक्स्ट, which organization developed the advanced टॉप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम? ठीक है, तो भाई किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में भी ये लिखा है कि ये इंडिजिनियसली मेड है। ठीक है, जो कि केपेबल है फायरिंग के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए, गाइडेड म्यूटेशंस के हिसाब से। इस हिसाब से डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट, Erasmus Erasmus Plus program is a flagship initiative of which organization? तो बेसिकली ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। Erasmus Plus प्रोग्राम बेसिकली एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसे कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, आपका एक स्टार्ट किया है। वो इसका एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जो कि हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है या मास्टर्स डिग्री होता है ना, मास्टर्स डिग्री करने के लिए जो भी लोग यूरोपियन यूनियन में इंटर करना चाहते हैं, वहां की कंट्रीज से अपना मास्टर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे क्या दिया जाता है, इस इरास्मस प्लस प्रोग्राम के थ्रू स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। रिसेंटली 101 इंडियंस को क्या किया गया है, आपका ये स्कॉलरशिप इसी प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड की गई है। तो ये करेक्ट आंसर है, एक्सप्लेनेशन भी आपकी यही बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर लोरा इज एन एडवांस एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो एयर लोरा जो है आपका, वो किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय द इजराइल। अगर हम बात करते हैं इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइल का, तो पहले तो पता होना चाहिए कि बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है। बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल एक टाइप ऑफ मिसाइल है जो कि टारगेट करता है लार्ज टारगेट को। अगर हमें किसी स्मॉल या पॉइंट टारगेट को हिट करना है तो हम बैलिस्टिक मिसाइल को यूज नहीं करेंगे। इसके लिए इसको यूज करने के लिए पहली बात तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लार्ज टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि ये एक प्री डिटरमाइंड ट्रेजेक्ट्री के ऊपर वर्क करती है। जिस एंगल के साथ, जिस ट्रेजेक्ट्री के साथ आपने इसे छोड़ा है, ये उसे ही क्या करती है, आपका फॉलो करती है। जबकि एक और मिसाइल हमारे पास अवेलेबल है, वो है क्रूज मिसाइल। ठीक है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट को हिट करने का काम करती है। उसके अंदर खुद क्या होता है, सेल्फ नेविगेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, जिससे वो अपने पाथ को अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है। ठीक है, तो ये जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका नाम है एयर लोरा, इट इज डेवलप्ड बाय द कंट्री दैट इज इजराइल। नेक्स्ट, Indian astronaut Shubhanshu Shukla recently interacted with a student from the International Space Station using which radio services? तो सर भाई शुभांकन शुक्ला साहब ने जो इंटरेक्ट किया है स्टूडेंट के साथ, वो किस रेडियो सिस्टम को यूज करके किया है? तो आंसर इज अमातर रेडियो, दैट इज हम रेडियो को भी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। बेसिकली अगर बात किया जाए तो ये जो रेडियो सिस्टम है, ये एजुकेशन और नॉलेज शेयरिंग और इमरजेंसी और एसओएस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसे कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम रेडियो के नाम से जानते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या बोलता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, करेक्ट है आपका 11th ऑफ जुलाई। 11th ऑफ जुलाई को हम लोग क्या करते हैं, आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो 2025 की जो थीम है, वो क्या है आपका, थीम एम्फेसाइजिंग द एम्पावरिंग द यूथ पीपल फॉर इंफॉर्मेशन, हेल्थ केयर एंड चॉइस टू शेप देयर फ्यूचर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा की पूरा जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये हमने इसे सेलिब्रेट करते हैं। और इन 11th ऑफ
जुलाई के दिन। और आपको पता ही होगा कि इंडिया जो है वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। अराउंड 145 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली हमारी क्या है, आपका पॉपुलेशन है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 बोलता है आईएनएस तबार दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ फ्रिगेट। तो आईएनएस तबार जो है बेसिकली तलवार तलवार क्लास ऑफ फ्रिगेट का पार्ट है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी बोलता है आपका कि रिसेंटली इंडियन नेवी ने आपका जो इंडियन नेवल शिप तबार जो है उसे क्या किया है, अपने बेड़े के अंदर शामिल किया है। और ये आपका तलवार क्लास का क्या होगा, थर्ड शिप होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वेयर इज इंडिया फर्स्ट इक्यून डिजीजेस फ्री कंपार्टमेंट लोकेटेड, ठीक है। तो इक्यून डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां लोकेट किया गया है, तो इट इज लोकेटेड एट मेरठ। और इसे लोकेट करने के लिए अगर हम लोग देखें तो इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है, इसने इसको क्या किया है, आपका रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। नेक्स्ट, which city ranked as the most livable in a global livability index 2025। तो भाई ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के हिसाब से कौन सा सिटी जो है वो क्या है, मोस्ट लिवेबल सिटी माना गया है। तो आंसर है आपका क्या, ऑप्शन डी, दैट इज कोपेनहेगन जो आपका सिटी है वो मोस्ट लिवेबल सिटी माना गया है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से टोटल इस इंडेक्स के अंदर 173 कंट्रीज ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। और जो 30 इंडिकेटर जिन्हें हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, उन 5 कैटेगरी के 30 इंडिकेटर के बिहाफ पे मोस्ट लिवेबल सिटी को चुना गया। वो 5 कैटेगरीज हैं, स्टेबिलिटी, हेल्थ, कल्चर एंड एनवायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर लॉन्च हाईएस्ट कैपेसिटी सक्षम 3000। व्हाट इज सक्षम 3000? तो सक्षम 3000 क्या है आपका, सक्षम 3000 एक हाई कैपेसिटी डाटा सेंटर स्विच कम राउटर है, जो कि आपका रिसेंट में हमारी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट जिनका नाम है पेमासानी चंद्रशेखर, उन्होंने लॉन्च किया है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका बेसिकली इट इज डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलेमेटिक्स, सी डॉट ने क्या किया है, इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। वेयर डिड OPCW होस्ट 23rd एशियन रीजनल मीटिंग टू बूस्ट केमिकल वेपन कन्वेंशन इंप्लीमेंटेशन? तो भाई OPCW ने अपना 23rd एशियन रीजनल मीट कहां होस्ट किया है, तो इट इज होस्टेड एट न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं OPCW, तो OPCW का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ठीक है। इसे हम लोगों ने क्या किया था, आपका इस इसने इंप्लीमेंट किया है केमिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है, जो कि 1997 में केम इन फोर्स आया। अगर हम इस कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये हमें यूज ऑफ केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करने की बात करता है, क्योंकि इट लीड टू द हैजार्डियस डेथ। इस ऑर्गेनाइजेशन को कि में अगर देखा जाए तो 193 मेंबर्स हैं और इसे नोबेल पीस प्राइज भी अवार्ड किया जा चुका है इन द ईयर 2013, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान joined the new NDB joined the NDB ahead of 17th BRICS summit. When was न्यू डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड? ठीक है, तो भाई अगर हम लोग देखें तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये एक ब्रिक्स का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इस ब्रिक्स के इनिशिएटिव को हमने किस ईयर फॉर्म किया था? इट इज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 2015, ठीक है। 15th में ब्रिक्स नेशन ने मिलकर इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया था। आज के समय अगर हम लोग देखें तो इसमें कितने कंट्रीज हैं? 11 कंट्रीज हैं। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आपका दिलिमा रोसेफ, ठीक है, जो कि ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करती हैं। मेंबर कंट्रीज यहाँ पर लिखे हुए हैं। हेडक्वार्टर इसका शंघाई के अंदर लोकेटेड है और बेसिकली 120 से ज्यादा सेक्टर्स के ऊपर काम कर रहा है या कर चुका है, जो कि क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वाटर सैनिटेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका, which state became the first in India to introduce Aadhaar based face authentication
फॉर राशनिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है कि इंडिया के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम चलता है, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए एक इंडियन स्टेट ने आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। द स्टेट नेम इज हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बना जिसने आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के समय करप्शन की संभावनाओं को कम किया जा सके। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस्ड बाय एलन मस्क? रिसेंट में हमने देखा कि यूएस में इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद हमारे जो प्रेसिडेंट है, यूएस के प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सोन किया। उसके बाद जो उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे एलन मस्क, उनके और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के बीच में दूरियां आई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एलन मस्क साहब ने अनाउंस किया कि भाई मैं एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है अमेरिकन पार्टी। अगर हम लोग देखें इस अमेरिकन पार्टी के बारे में, तो यूएस के अंदर टू पार्टी सिस्टम यहाँ पर आज प्रिवील किया जाता है, एक है डेमोक्रेट्स और एक है रिपब्लिकन पार्टी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जैसे ही एलन मस्क साहब ने इस पार्टी को अनाउंस किया, ठीक है, फॉर्म करने की बात करी, उसी समय डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आता है और बोलते हैं कि यूएसए के सिस्टम में दो पार्टी सिस्टम क्या है, एक एडजस्टमेंट सिस्टम है, इसमें थर्ड पार्टी का कोई स्पेस नहीं है। जबकि अगर बात करें तो यूएस में अगर देखा जाए तो यूएस इलेक्शन अथॉरिटी ने इस पार्टी को अभी कोई भी क्लीन चिट या रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफर नहीं किया है, मतलब अभी ये अनाउंस ही किया गया है। नेक्स्ट, PM Modi to participate in the BRICS summit at Rio de Janeiro in Brazil. How many key priorities have been outlined by Brazil BRICS? तो कितनी प्रायोरिटीज को ब्राजील ब्रिक्स के अंदर हम लोगों ने आउटलाइन किया गया है? तो नंबर इज टोटल 6 प्रायोरिटीज को हमने यहाँ पर क्या किया है, आउटलाइन किया है। पहला है ग्लोबल हेल्थ, दूसरा है आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, तीसरा है क्लाइमेट चेंज, एआई गवर्नेंस, नेक्स्ट है पीस एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, एंड अगला है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। इन 6 ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग की प्रायोरिटीज के साथ हम लोगों ने क्या किया है, ब्रिक्स समिट को क्या किया है, कंक्लूड किया है। जबकि अगले साल 2026 में ये जो ब्रिक्स समिट है वो इंडिया को इंडिया क्या करेगा, उसे होस्ट करेगा। ये भी हमारे लिए गौरवान्वित होने वाला आपका विषय है। इसके अलावा ब्रिक्स मेंबर की बात करें तो इट इज अ इनिशिएटिव बाय ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके अलावा इसके साथ 10 पार्टनर कंट्रीज और भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस जी क्विज, दैट इज विच टू कंपनीज साइंड MOU ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन एज अ सर्विस। ठीक है, तो कौन से दो कंपनीज है जिन्होंने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो उनका नाम है सेट श्योर और ध्रुवा स्पेस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में पता लगता है कि सेट श्योर एक बेंगलोर बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन स्टार्टअप है जिसने MOU साइन किया है ध्रुवा स्पेस के साथ, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जो कि काम करेगी मेनली किसके ऊपर, अर्थ ऑब्जर्वेशन एज ए सर्विस के ऊपर, सर्विस सॉल्यूशन के ऊपर ये क्या करेगी, दोनों काम करेगी। चलिए, ये था हमारा इस जी क्विज का लास्ट सेशन। इसी के साथ हम इस पूरे के पूरे जी क्विज को वाइंड अप करते हैं। आई होप सो कि आपको इस जी क्विज से पूरा जो इवेंट हुआ लास्ट वीक के अंदर, जो 7 से लेकर 12 जुलाई के बीच में था, उसके अंदर जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर हो रहे थे वो सब हमने यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है। हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट जी क्विज के अंदर।